ये अगला कदम है जो उस दिन 2-3 दिन पहले हम आप मिले थे। और जैसा कि हमारे प्रभारी पदाधिकारी महोदय ने कहा कि ये आपका जो प्रश्न निर्माण का जो कार्यक्रम शुरू होगा कल ही है एक दिन, तो उसमें ये मुझे लगता है कि आपके लिए व्यवहारिक रूप से सहायक होगा। तो ऐसा, और इवैल्यूएशन के बारे में कहा गया है कि एनीथिंग व्हिच कैन बी डिफाइंड कैन बी इवेल्युएटेड। जिस किसी चीज की, चाहे वो मूर्त हो या अमूर्त हो, कंक्रीट हो या एब्स्ट्रैक्ट हो, अगर उसकी परिभाषा की जा सकती है तो उसका मूल्यांकन भी किया जा सकता है। और इस मैदान में लोग आपस में हंसी मजाक भी करते हैं कि भाई ये गनीमत है कि ईश्वर खुदा भगवान का की परिभाषा अभी तक नहीं कर सके हम, वरना ये लोग उनका भी मूल्यांकन कर देते, कर ही देते। तो ऐसा है, तो किसी चीज की जिसकी परिभाषा की जा सकती हो उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। और मूल्यांकन के लिए एक और अनिवार्य शर्त है कि वह हमेशा किसी न किसी पूर्व निर्धारित संदर्भ के प्रकाश में, रोशनी में हो, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की रोशनी में हो, जिसको प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। क्योंकि मूल्यांकन यही देखने का प्रयास है कि किसी कार्यक्रम के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी समूह के लिए, किसी वस्तु, मशीन तक के लिए उसके जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उन लक्ष्यों की प्राप्ति कहां तक हुई है, अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, और ऐसे उपाय सुझाना जिसको अपनाने से कि वो लक्ष्यों की प्राप्ति अगर अभी नहीं हुई तो कम से कम आगे हो जाए। तो ये इसी को अंग्रेजी में कहा है कि इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द एक्सटेंट टू विच प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। इस प्रोग्राम का मूल्यांकन भी ऐसे ही होगा। हम लोगों ने तैयार किया है, प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके विभाग ने लिया है कि कार्यक्रम संपन्न होने के बाद क्या क्या उपलब्धियां होंगी, क्या क्या मटेरियल तैयार होगा, ह्यूमन रिसोर्सेस में क्या डेवलपमेंट होगा, ये प्री फिक्स्ड है, ये डॉक्यूमेंट के रूप में। आप इस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद अगर इस कार्यक्रम का मूल्यांकन करना चाहें तो वो जो वर्किंग पेपर, जो प्रपोजल है, वो संदर्भ बिंदुओं का काम देगा। उन्हीं के आलोक में इस कार्यक्रम का मूल्यांकन हो सकता है कि वो जो अनुमानित जो लक्ष्य थे, उद्देश्य जो शुरुआत में तय किए गए थे, उनकी प्राप्ति कहां तक हुई। तो ऐसा, सो इवैल्यूएटिंग टीचिंग एंड टीचिंग मटेरियल। तो अब स्लाइड की ओर हम लोग चलें। शैक्षणिक उद्देश्य, और अभी हमने कहा कि कोई न कोई संदर्भ बिंदु अवश्य होना चाहिए जिसके आलोक में, जिसकी रोशनी में, जिसके अगेंस्ट मीन्स उसको रेफरेंस पॉइंट बनाकर मूल्यांकन किया जाए। कोई न कोई जरूर होना चाहिए। वो राजनीतिक भी होता है, सामाजिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक को आप लीजिए, किसी भी टेक्स्ट बुक का मूल्यांकन इन सारी निकषों के संदर्भ में भी हो सकता है। और आप सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, कहना थोड़ा समझना ज्यादा। बीच बीच में हमारे देश में आप सब उससे अवगत है, खास करके इतिहास की पाठ्य पुस्तकों को लेकर के उनका बार बार मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन होता रहता है। उसके चलते बहुत सा वाद विवाद, संवाद भी होता है। ये भी अच्छी बात है, ये जीवित जागृत सोसाइटी का लक्षण है। ये के लक्षण है कि वाद हो, विवाद हो, संवाद हो, ऐसा। तो वो इतिहास की पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन किस संदर्भ में होता है? ज्यादा करके राजनीतिक संदर्भ में होता है। तो ऐसा,
यहाँ तक कि भौगोलिक संदर्भ में हमने पिछली चर्चा ये केरल के मलयालम के आपके जो सहयोगी हैं नवोदय के शिक्षक उनके साथ हो रही थी, तो पाठ्य पुस्तक हमने मैं एक साक्षरता के से थोड़ा जुड़ा हुआ था जब मैं गांव में रहता था, तो उन लोगों ने कुछ पाठ्य सामग्री बनाई थी या बन के आई थी उनको पटना से। ये पटना दिल्ली जो है, ये ऊपर से जो हेलीकॉप्टर से जो सामग्री गिराते हैं वो बहुधा हमारे काम की नहीं होती। तो वो कुछ सामग्री आई थी, तो उसमें हमारे आज से मैं कम से कम 15 साल पहले की बात कर रहा हूं, उसमें घर का था एक अध्याय था घर या चैप्टर, उसमें था वो घर एकदम फ्लैट नुमा घर था 2 BHK टाइप, उसमें फ्रिज रे तो सोफा रे तो टीवी, वो भी वॉल माउंटेड, मगर दिल्ली वगैरह में उसमें चल गया होगा ये सब। हमने कहा उन लोगों से कि भाई गांव के गरीब देहात के झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए ये एक सामग्री है, और उनके तो गाय दिखाओ, घर में एक साथ रहते हैं गाय भैंस आदमी बकरियां बतखें मुर्गियां, है ना, वो दिखाओ भाई, ये कैसे इससे रिलेट करेंगे फ्रिज और सोफा से। तो खैर, तो पॉइंट इतना ही है कि पाठ्य सामग्री का किसी चीज का मूल्यांकन करने के अनेक संदर्भ बिंदु हो सकते हैं, वो मूल्यांकन करवाने वाले और करने वाले पर निर्भर है। लेकिन हमने जो लिया है वो सबसे जो ऑब्जेक्टिव है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, जिसमें कोई वाद विवाद संवाद नहीं है कि गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सब लोग इस पर एकमत है। वो उद्देश्यों की जो वर्ग की है, उसके अंदर जो कौशल या उद्देश्य शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित हैं, उनकी रोशनी में हम पाठ्य पुस्तकों पाठ्य सामग्री कहते हैं, तो उसके अंदर आजकल बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, स्लाइड्स आते हैं, पहले भी आता था। हमारे प्राचार्यों के कक्ष में नक्शे रखने का एक वो रैक ही होता था, वो स्टैंड बोल सकते हैं उसको, उस जिला का नक्शा, राज्य का, देश का, संसार का नक्शा। प्राचार्य के टेबल पर ग्लोब एक अनिवार्य चीज थी, ग्लोब होना ही था। तो मटेरियल्स पहले भी थे, ये सब टीचिंग एड कहलाते थे, अभी भी, और अब तो बढ़ गए हैं, स्लाइड्स हैं, वृत्त चित्र हैं, तो ऐसा ऑडियो विजुअल तमाम। सो ये, लेकिन सामान्य तौर पर शिक्षण सामग्री कहने से इन सभी का बोध होता है, हालांकि इनके मूल्यांकन के अलग अलग निकष होंगे। मुझे अवसर मिला है इवेलुएटिंग ई लर्निंग मटेरियल्स पर एक प्रपत्र मैंने तैयार किया था, और मॉरिशस से हमने, पता नहीं पिछले कार्यक्रम में हमने शेयर किया है कि नहीं, कि मॉरिशस का महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट है, उससे हमारे संस्थान का बहनापा है, बहनापा माने सिस्टर कंसर्न्स, MOU है। तो वो वहां के शिक्षक आए थे, उनके लिए इवेलुएटिंग ई लर्निंग मटेरियल्स, तो मुझे ये अवसर दिया गया था, मैंने उस पर तैयार भी किया था, प्रेजेंट भी किया था। तो वो प्रतिमान तमाम बिल्कुल भिन्न है, तो लेकिन भिन्न है जो भी हो, मुद्दा सिर्फ यही है, किसी न किसी प्रतिमान निकष स्टैंडर्ड के अगेंस्ट ही मूल्यांकन होगा। तो हमने यहाँ जो वर्गीकी में, टैक्सोनॉमी में जो स्किल्स लिस्टेड हैं, उनके अगेंस्ट हाउ टू इवेलुएट टीचिंग एंड टीचिंग मटेरियल, ये फिर वो पहली बातचीत में ये, क्योंकि ये ही पूरा यंत्र है, इसी के बुनियाद पर शिक्षा जगत की तमाम गतिविधियां संचालित होती हैं। वो उस दिन भी हमने कहा था, फर्क ये है कि वो अंग्रेजी में था ये वो डायग्राम, अब इस बार हमने हिंदी में बनवाया है, और इसको दिखाने का मतलब सिर्फ एक बार फिर यही दोहराना है कि किसी भी चीज का मूल्यांकन उससे पूर्व निर्धारित किसी न किसी प्रतिमान के संदर्भ में ही होना चाहिए, वही मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ होता है। तो अभी जो हमारी चर्चा है वो पाठ्य पुस्तक और शिक्षण, इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग मटेरियल। तो आप देख रहे हैं कि पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन पाठ्यक्रम में निर्धारित शैक्षणिक उद्देश्यों के आलोक में होगा। अंग्रेजी में कहें तो टेक्स्ट बुक शुड बी इवैल्यूएटेड
with reference to the educational objectives decided or listed in the syllabus। शब्दों पर ध्यान देंगे, पारिभाषिक शब्दों की ही खेती है, वही कहने से मतलब बदलता है, वही कहने से बात बनती और बिगड़ती है। तो पाठ्य आगे और है, पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन पाठ्यक्रम में उल्लिखित शैक्षणिक उद्देश्यों के आलोक में होना चाहिए। टेक्स्ट बुक शुड बी इवैल्यूएटेड in the light of the educational objectives stated in the syllabus। और शिक्षण टीचिंग का मूल्यांकन पाठ्य पुस्तक में दर्ज इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के आलोक में होना चाहिए। पहले अंग्रेजी में हम लोग कर ले, तब हिंदी में करेंगे, क्योंकि हिंदी में भारतीय भाषाओं में बड़ी समस्या है, पारिभाषिक शब्दावली एक ही अर्थ में प्रयुक्त नहीं है। अब पारिभाषिक शब्दावली की सबसे बड़ी विशेषता ये बताई गई कि एक ही शब्द में एक ही अर्थ में युक्त ऐसा। सो इन टेक्स्ट बुक शुड बी इवैल्यूएटेड with reference to the educational objectives listed in the syllabus, and the teaching should be evaluated with reference to the instructional objectives stated in the textbook। हिंदी में कहें तो पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन पाठ्यक्रम में उल्लिखित शैक्षणिक उद्देश्यों के आलोक में होना चाहिए, और शिक्षण का मूल्यांकन पाठ्य पुस्तक में उल्लिखित अनुदेशनात्मक उद्देश्य इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स का हिंदी में पैरेलल किया गया है, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के आलोक में होना चाहिए। इन दोनों में क्या अंतर है? तत्वतः दोनों एक ही हैं, लेकिन अंतर है, बयान करने में अंतर है, उनकी प्रकृति में अंतर है, तत्वतः दोनों एक ही है। और यहां एक और बात बता दूं कि पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन, अभी हमने कहा कि पाठ्यक्रम में उल्लिखित सूचीबद्ध शैक्षणिक उद्देश्यों के आलोक में होना चाहिए। अब मैं कहता हूं कि लेकिन दूसरा उपाय भी है कि पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन स्वयं पाठ्य पुस्तकों में जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य वर्णित हैं कि इस पाठ को पढ़ने से छात्र के अंदर ये कौशल विकसित होगा, उस पाठ को पढ़ने से छात्र के अंदर ये कौशल विकसित होगा, ये जो आश्वासन है दिया गया, उन आश्वासनों के आलोक में भी पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन हो सकता है कि खाली लिस्टें बनाते समय ये सब दिया गया है कि बाकी कंटेंट में भी वो दम है कि वो हो, तो ऐसा। लेकिन अभी हम जो चर्चा चला रहे हैं वो यही है, पाठ्यक्रम के अगेंस्ट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की रोशनी में पाठ्यपुस्तक का मूल्यांकन, और पाठ्यपुस्तक में दर्ज इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स अनुदेशनात्मक उद्देश्यों लक्ष्यों की रोशनी में उनके आलोक में शिक्षण का मूल्यांकन। अब देखिए दो अवयव हमारे सामने आ गए अभी की चर्चा के लिए। एक तो शिक्षण या शिक्षक, बिना शिक्षक के शिक्षण की क्या कल्पना कर सकते हैं? पहली चर्चा में हमने कहा था कि ब्लूम ने शैक्षणिक उद्देश्यों की उतनी बड़ी वर्गीकरण बनाई और एक आदर्श व्यक्तित्व की कल्पना की जिसके 3 क्षेत्र होंगे, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक वगैरह वगैरह, और कुल मिलाकर 16 कलाओं से युक्त होना चाहिए आपका विद्यार्थी जो पास आउट है, ताकि वह जाकर समाज में सेवा कर सके। लेकिन उन्हीं ब्लूम महोदय ने हम जैसे देशों के लिए ये तो आदर्श स्थिति उन्होंने बताई, हमारे देशों के लिए उन्होंने मास्टरी टीचिंग लर्निंग मॉडल दिया जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा जोर कॉग्निटिव डोमेन पर है। उसमें भी 3 जो स्किल्स हैं शुरू वाले, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग, इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा उनका जोर है, बाकियों पर कम जोर है। ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं। वो मास्टरी लर्निंग मॉडल की विशेषता है कि उसमें शिक्षक को, आपको केंद्रीय भूमिका प्रदान की गई है, और ये कहा गया है कि द आइडिया ऑफ सेल्फ लर्निंग इज एन एब्सर्ड। हिंदी में अनुवाद करें तो कहेंगे कि इस मास्टरी टीचिंग लर्निंग मॉडल में शिक्षक या प्रशिक्षक, इंस्ट्रक्टर जो भी हो, ट्रेनर,
उसकी केंद्रीय भूमिका है। और स्व अधिगम का जो आजकल जो चला है तमाम ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम, ओपन लर्निंग स्कूलिंग सिस्टम का मूल आधार है ना सेल्फ लर्निंग। ये मॉडल कहता है कि वो बकवास है मुझे माफ कीजिएगा, पता नहीं बकवास आपके यहाँ कैसे, आइडिया ऑफ सेल्फ लर्निंग इज एब्सर्ड। तो ऐसा, तो इतनी बड़ी महत्ता आपकी है। सो शिक्षण का मतलब ही है शिक्षक। तो ऐसा, तो दो चीज हमारे सामने आ गए, एक तो शिक्षक, दूसरा शिक्षण सामग्री जो टीचिंग मटेरियल जिसको कहें। अब इनके फिर ब्रेकअप देखें हम, पहले इधर से देख लेते हैं। शिक्षण सामग्री कहने से आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुख्य रूप से पाठ्य पुस्तक, क्योंकि अभी भी हम इस देश में सेम उसी रोड पर मर्सिडीज, वॉक्सवैगन और कौन कौन है, ऑडी भी चल रही है और टांगे भी चल रहे हैं और बैलगाड़ियां भी चल रही है। तो ऐसा, तो तमाम चीजों के बावजूद पाठ्य पुस्तक की टीचिंग मटेरियल कहने से पहला बोध पाठ्य पुस्तक का ही होता है और हम अभी उसी पर केंद्रित रहेंगे। बाकी सहायता सामग्री तो है ही, आप देख रहे हैं वास्तविक वस्तुएं हैं, प्रतिदर्श हैं, चित्र हैं, सारणी है, मानचित्र हैं, उपकरण है, आईसीटी के तमाम क्या कहें उसको काम धाम है, वो सब है। लेकिन हमारी चर्चा पाठ्य पुस्तक, क्योंकि पाठ्य पुस्तक के इर्द गिर्द ही ये सब घूमते हैं, इसलिए इनको सहायक सामग्री कहा गया है। तो ऐसा, और शिक्षक के जब हम लेते हैं तो उसके दो पहलू आते हैं। एक तो उनका व्यक्तित्व है शिक्षक का, वाह्याकृति है, अभिवृत्ति है, एटीट्यूड है उनका। अंग्रेजी में असल शब्द हुआ है अपीयरेंस, लेकिन हिंदी में हमको अपीयरेंस के लिए कोई सुटेबल शब्द नहीं मिला। आपके मराठी में होगा तो आप उसी को रखिएगा, अपीयरेंस ऑफ ए टीचर। कक्षा में जब आप कदम रखते हैं तो आप बादशाह है भाई उस पीरियड के, तो बादशाह जैसे दरबार में आता था, उसका अपीयरेंस क्या होता था, दरबारी उठ करके सब विद्यार्थी खड़े होते, सब आपको शीश नवाते। तो अपीयरेंस के लिए कोई नहीं मिला। तो एक तो वो पहले हुआ। दूसरा हुआ कि शिक्षण की पद्धति या तकनीकी। हो सकता है किसी दिन बिना आयरन किया हुआ भी शर्ट पहन के आना पड़ता है, लेकिन वो ठीक है, वो है, लेकिन वो फर्स्ट इंप्रेशन के लिए है। असल बात यह है कि मैं बातचीत कैसे करता हूँ, पढ़ाता कैसे हूँ। आप खूब सूट बूट टाई लगा करके आए, आप पढ़ाए नहीं तो उसका क्या, उसकी क्या कीमत है। फिर भी अपीयरेंस का प्रेजेंटेबल होना चाहिए। इस पर आगे चर्चा हो एक एक करके। अब शिक्षा सामग्री को लेते हैं मुख्य रूप से, विशेषकर पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन। जैसा कि हमने अभी तुरंत निवेदन किया है कि पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन पाठ्यक्रम में उल्लिखित सूचीबद्ध शैक्षणिक उद्देश्यों के आलोक में होना चाहिए। ये शैक्षणिक उद्देश्य वही होते हैं जो टैक्सोनॉमी में दर्ज हैं। पाठ्यक्रम के शैक्षणिक उद्देश्य वही होते हैं जो टैक्सोनॉमी में दर्ज हैं, जैसे ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण की क्षमता, संश्लेषण की क्षमता, मूल्यांकन की क्षमता वगैरह। लेकिन चूंकि मास्टरी लर्निंग का हमारा जिस मॉडल के तहत हम सब आप सब कार्यरत हैं, वो इसका लेना देना ज्यादा इन्हीं 3 लेवल्स ऑफ स्किल्स से है, इसलिए इसी को रखा है। बाकी एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन भी है, इसमें इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है। और इन चीजों को ऐसा है सर, इन तीनों का विकास अगर आप हमारे छात्रों के अंदर हो जाता है तो ये बुनियाद है। इन बुनियाद की बेसिस पर वो इवैल्यूएशन तक वो कुछ न कुछ पहुंचे जाएगा। ऐसा, जबकि शिक्षण का मूल्यांकन फिर वही बात, पाठ्य पुस्तक में वर्णित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के आलोक में होनी चाहिए। एक अच्छी आदर्श पाठ्य पुस्तक में हर पाठ या अध्याय के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की सूची होनी चाहिए, या तो पाठ के अंत में हो या आरंभ में। आजकल दोनों जगह देने का चलन है। हमने पिछली चर्चा में कहा था बीएससी वाले एनसीईआरटी वाले बनवा रहे हैं, तो उसमें दोनों जगह दे रहे हैं। शुरुआत में भी कि बच्चों इस पाठ के अध्ययन के पश्चात आप ये जान जाएंगे, ये चीजें समझ जाएंगे, ये चीजें कर सकेंगे, और लास्ट में भी वो चीजें हैं, ऐसा। और एक और नई बात आई कि पहले ये माना जाता था कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो शिक्षक के काम की चीज है, बच्चों का उससे लेना देना नहीं है। लेकिन अब जो नई सोच सामने आ रही है वो ये कहती है कि नहीं, उनको आप स्टूडेंट के साथ भी शेयर हमको करना चाहिए, ताकि उनको भी पता लगे कि आखिर जाना कहाँ है, करना क्या है। राइट। अब डिफरेंस बिटवीन
एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। तो मैं ये कहूं कि डिफरेंस, बुनियादी डिफरेंस नहीं है, तर्ज बयान में अंतर है। बयान में अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। पहला जो है वो चीजों को एब्स्ट्रैक्ट रखता है, दूसरा जो है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स का बयान ऐसी भाषा में किया जाता है कि वो एब्स्ट्रैक्ट चीजें कंक्रीट हो जाती है। ये बहुत बड़ा अंतर है। जैसे शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्णन करते हैं टैक्सोनॉमी की शब्दावली में, जिसमें कि ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन आदि शब्दों का प्रयोग होता है। शैक्षणिक उद्देश्यों का निर्धारण पूरी पाठावधि के लिए किया जाता है, फुल कोर्स के लिए, चाहे 1 साल का हो कोर्स, 2 साल का हो, पूरी कोर्स के लिए एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से फिक्स किए जाते हैं। और इनके निर्माण में शिक्षकों की भूमिका नहीं होती, क्योंकि वो पाठ्यक्रम वगैरह बनाने वाले शिक्षक ही उसमें जाते हैं, लेकिन शिक्षक एज ए होल की भूमिका नहीं होती। वो अलग तैयार होते हैं और वो पब्लिश किए जाते हैं, हम सब लोग जान जाते हैं कि भाई ये पाठ्यक्रम नया बना है। जबकि अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का वर्णन पर्यवेक्षणीय व्यवहार परक शब्दावली में, अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जर्वेबल बिहेवियरियल टर्म्स। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का निर्धारण ऑब्जर्वेबल बिहेवियरल टर्म्स में होता है, जिसको कि हम देख सकते हैं। ज्ञान को देख नहीं सकते, हम बोध को देख नहीं सकते। हाँ, अनुप्रयोग जब हो रहा है उसको थोड़ा बहुत देख सकते हैं। तो ये सब मेंटल फैकल्टीज हैं, ज्यादा इनकी जो प्रकृति है, ज्ञान, बोध आदि जो मेंटल फैकल्टीज है, इनको देख नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, किसी से ले नहीं सकते, किसी को दे नहीं सकते, थाली में रख के परोस नहीं सकते। लेकिन ये अनुदेशनात्मक उद्देश्य जो है वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियरल टर्म्स में इनको सूचीबद्ध किया जाता है कि इनको देखा जा सकता है। विद्यार्थी जब उस कार्य को, उस गतिविधि को कर रहा है तो शिक्षक हम देख सकते हैं, वो भी रिकॉर्डेड हो जाता है, फिर बाद में भी देख सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। उसका गार्जियन आता है, उसको दिखा सकते हैं, हम अपने ऑफिसर को दिखा सकते हैं। तो ऐसा जैसे पहचान करना, सूची बनाना, नाम बताना, चुनना, परिभाषित करना, वर्णन करना, बयान करना, तुलना करना, फिर से तैयार करना। अच्छा, ये सब अंग्रेजी से, देखिए ये पूरी टैक्सोनॉमी, पूरा ये चिंतन अंग्रेजी में हुआ है। वो लोग अंग्रेजी में सोचने वाले थे, हम लोग तो ट्रांसलेट करके मन ही मन बोलते हैं ना, सोचते हैं हिंदी में, बोलते हैं अंग्रेजी में काम चलाने के। लेकिन जिन लोगों ने इनको तैयार किया है, ब्लूम वगैरह, वो अंग्रेजी में ही सोचने वाले थे। तो उनके टर्म का हिंदी हमने अनुवाद किया है। इसमें अलग फर्क भी पड़ता है। आप देखिए, वर्णन करना और बयान करना, बड़ा भारी अंतर है इसमें। वर्णन ऑब्जेक्टिव होता है, सद्य स्नाता नायिका का वर्णन मिलता है मध्यकालीन रीतिकालीन साहित्य में। तुरंत तुरंत स्नान करके नायिका आ रही है तो उसका वर्णन मिलता है, वो ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बालों से जल या पानी की बूंदें टपक रही हैं, उसका वस्त्र जो है भीग करके उसके शरीर पर से एक हो गया है, ये तमाम वर्णन। सो वर्णन वस्तुनिष्ठ होता है, जो हम देखते हैं, जो हो रहा है उसका वर्णन। बयान सब्जेक्टिव होता है। कचहरी में बयान देने जाते हैं, घटना एक ही होती है, बयान अलग अलग आते हैं लोगों के, इसलिए क्योंकि उसमें सब्जेक्टिविटी है। सो इस तरह से, लेकिन वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है। विद्यार्थी वर्णन कर रहा है तो आप देख सकते हैं। हम लोग एग्जाम में पहले लिखते थे तो इन्विजिलेटर साहब आके कभी कभी, जो उनको लगता था या तो चोरी कर रहा है या विद्यार्थी अच्छा लिख रहा है, तो इधर बगल में खड़ा होकर के देखते थे ऊपर से, ओवरसी लिखते हुए, ये ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। सो ऐसा, सो ये सब ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है। इन्हीं शब्दावली में अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का वर्णन होता है। दूसरी विशेषता है जो कि अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को शैक्षणिक उद्देश्यों से अलग करती है, कि ये पाठ्यक्रम के लिए, पाठावधि के लिए नहीं होते, प्रत्येक पाठ के लिए होते हैं। यहां तक कि एक पाठ अगर 3 कक्षा लगी, उसमें 3 पीरियड में फिनिश हुआ, तो तीनों पीरियड के अलग अलग हो सकते हैं, राइट। इनका निर्धारण शिक्षक भी कर सकते हैं, इसमें शिक्षक की भूमिका है।
यद्यपि वो पाठ्य पुस्तक में पहले से है, लेकिन हमने कहा ना कि अगर एक पाठ को पूरा करने में 3 क्लास लगे तो उसमें से हम कर सकते हैं तीनों में वर्गीकरण के। भाई पहले एक क्लास में ये 2 ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे, दूसरे में 2, तीसरे में 2, हो गया 6 चैप्टर, हो गया फिनिश। तो ये अंतर है। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों में शिक्षक सुधार परिष्कार कर सकता है, वही है, शैक्षणिक उद्देश्यों में नहीं। लेकिन एक कॉमन विशेषता दोनों की है कि दोनों ही पूर्व निर्धारित होते हैं। आप शिक्षक भी जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य निर्धारित करते हैं उसके बारे में कहा गया कि स्टाफ रूम में ही कर लीजिए, कक्षा में कदम रखने से पहले वो निर्धारित होना चाहिए, कदम रखने के बाद नहीं। तो चाहे शैक्षणिक उद्देश्य हो, एक्सोनॉमिकल टर्म्स में जिनका एक्सप्रेशन किया गया हो, या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हो, ऑब्जर्वेबल बिहेवियरल टर्म्स में दिखाए गए हो, एक चीज समान है कि इन दोनों का निर्धारण पहले होना चाहिए। पूर्व निर्धारित लक्ष्य होना, लक्ष्य ही पूर्व निर्धारित ही होता है। अर्जुन को गुरुदेव ने पहले से लक्ष्य दे दिया था कि चिड़िया के पेट में नहीं बांध लगना चाहिए, पैर में नहीं, पूंछ में लगी तब तो कान पकड़ कर निकाल दिए जाओगे, आंख में ही लगनी। सो लक्ष्य हमेशा पूर्व निर्धारित ही होते हैं। फिर भी इस चीज को स्पष्ट करने के लिए ऐसा कहना पड़ता है। अब देखिए, अभी हमारे प्रभारी महोदय ने कहा कि चर्चा तो यह है कि शिक्षण का और शिक्षण सामग्री का मूल्यांकन कैसे हो, लेकिन इसका मतलब अभी किसी का मूल्यांकन करना नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में हम सब आगे ये बढ़ रहे हैं कि कल जो परीक्षण के लिए जो प्रश्न बनाएंगे तो उसको दृष्टि में रख के इस सारी चर्चा को केंद्रित किया जाए। अभी किसी का मूल्यांकन बगैर, वैसे भी बिना फी के हम लोग मूल्यांकन नहीं करते ऐसा। अब देखिए, हमने कहा था कि शैक्षणिक उद्देश्य और अनुदेशनात्मक उद्देश्य तत्व तो एक ही होते हैं। शैक्षणिक उद्देश्यों में से ही अनुदेशनात्मक उद्देश्य निकाले जाते हैं, जिस तरह से रुई के फाहे से धागा निकलता है। लेकिन रुई अलग है, धागा अलग है। रुई नहीं पहन सकते, धागा लपेट सकते, ऐसा। तो कैसे ये फिक्स है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा आपको, ये सब आप जानते भी हैं, आपने अपने ट्रेनिंग कोर्स के दौरान ये सब चीजें बताई गई होंगी, हर जगह उपलब्ध है। सिर्फ एक नए संदर्भ में, एक नए ढंग से और सीमित शब्दावली में आप प्रस्तुत कर रहा हूं। ज्ञान के लिए ऑब्जर्वेबल बिहेवियरल टर्म्स बताए गए, जैसे पहचान लेना, सूची बनाना, नाम बताना, चयन करना, परिभाषित करना, वर्णन करना, बयान करना, पीछे भी आया, रूपरेखा बनाना, प्रिपेयरिंग आउटलाइंस, तुलना करना, रिप्रोड्यूस, पुनरुत्पादन करना, अपने शब्दों में लिखना। रिप्रोडक्शन का ही ये है, अपने शब्दों में लिखना। कोई टेक्स्ट है उसको अगर फिर अपने शब्दों में लिखे तो एक रिप्रोडक्शन है। ये सब ज्ञान से संबंधित पर्यवेक्षणीय व्यवहार है। बोध के लिए बताया गया है भावानुवाद करना, व्याख्या करना, बचाव करना। अंग्रेजी में टू डिफेंड, डिफेंड। वकील क्या करते हैं, न्यायालय में हमारा बचाव करता है। बदल देना, अंतर बताना, निष्कर्ष निकालना, प्राक्कलन तैयार करना। अच्छा, बचाव लाठी लठ लेकर नहीं, तर्क से बचाव। उदाहरण देना, अनुमान करना, संक्षेपण करना आदि बोध के इस पर्यवेक्षणीय व्यवहार है। उसी तरह से अनुप्रयोग के अंदर बताते हैं परिवर्तित करना, प्रदर्शित करना, सुधार करना, बनाना, तैयार करना, चलाना, टू ऑपरेट, जोड़ना, इस्तेमाल करना, टू यूज, हल करना, टू सॉल्व। ये सब अनुप्रयोग के पर्यवेक्षणीय व्यवहार हैं, बताए गए हैं। एक चीज मैं और निवेदन करता चलूं, शुरू में ही हमने कहा था कि मनुष्य के व्यक्तित्व को इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में बांट कर देखना कि यहाँ तक ज्ञान है, अब ये बोध शुरू हुआ, अभी अनुप्रयोग चल रहा है, ये तत्वतः उचित नहीं है। ये सब चीजें साथ साथ चलती हैं, एक दूसरे को बढ़ाती है ना। तो इसलिए आप देख रहे हैं, हमने तो बहुत काट छांट के यहाँ दिया है। आप ओरिजिनल टैक्सोनॉमी में देखेंगे ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स, तो बहुत से ओवरलैपिंग आपको मिलेगी।
उत्पत्ति स्वाभाविक है कि कहां तक ज्ञान है और कब फिर बोध और फिर कब ज्ञान की कोई असल चीज है। अनुप्रयोग करते समय कहां तक ज्ञान की सीमा में है, कहां फिर बोध में चले गए, फिर लौट कर अनुप्रयोग में आए, ये इस तरह से कहना मुश्किल है और मुनासिब भी नहीं है। लेकिन समझने के लिए इनको इस तरह से अलग अलग लिस्टिंग बनाने की कोशिश की गई है, वरना ये तमाम प्रक्रियाएं एक साथ चलती हैं, आगे पीछे चलती हैं, कभी कोई बढ़ जाती है, कभी कोई बढ़ जाती है, ऐसा। अब लेकिन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के वर्णन के उदाहरण है जो हमने कहा कि टैक्सोनॉमिकल टर्म्स में होते हैं कि इस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद छात्र, और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हमेशा पाठ्यक्रम के होते हैं, पाठ्यपुस्तक के नहीं। इस विषय की प्रकृति, इसकी संरचना, विषय वस्तु वगैरह को जान सकेंगे, इस पाठ्यक्रम के विभिन्न अवयवों के परस्पर संबंधों को समझ सकेंगे, इस विषय के नियमों और सिद्धांतों को वास्तविक जीवन में या कम से कम परीक्षण के दौरान व्यवहारिक रूप दे सकेंगे, ये अनुप्रयोग हो गया। इस विषय की समस्याओं और कठिनाइयों का विश्लेषण कर सकेंगे, ये एनालिसिस हो गया। इन समस्याओं के समाधान सुझा सकेंगे, ये संश्लेषण हुआ। और इस विषय की महत्ता, उपयोगिता, प्रासंगिकता आदि पर अपनी राय दे सकेंगे, ये मूल्यांकन हुआ। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इस तरह से बयान किए जाते हैं। जबकि अनुदेशनात्मक उद्देश्य जो है वो जो हमने कहा कि व्यवहार, पर्यवेक्षणीय व्यवहार, अच्छा ये जो आया ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, ज्ञान को कैसे हम जानेंगे? ऐसे ऐसे सिर हिलाता है बहुत सा विद्यार्थी, मालूम पड़ता है कितना बड़ा ये सब चीज समझ रहा है, लेकिन उससे एक सवाल पूछिए तो मालूम हो जाएगा कि बस सिर ही हिला रहा था। तो ज्ञान पर्यवेक्षणीय नहीं है, बोध पर्यवेक्षणीय नहीं है, अनुप्रयोग पर्यवेक्षणीय है, ऐसा। क्योंकि इनकी प्रकृति जो है वो मानसिक है, ये मेंटल फैकल्टीज कहलाते हैं। तो ये पर्यवेक्षण, इसीलिए जरूरत पड़ी इनको पर्यवेक्षणीय बनाने की, क्योंकि जब तक पर्यवेक्षण नहीं करेंगे आप मूल्यांकन कैसे करेंगे, राइट? फिर एक भयंकर उदाहरण मैं देता हूं, हमारे इस लाइन के गुरु थे, वो ऐसे ऐसे उदाहरण देते थे। उनका कहना था कि उदाहरण जल्दी से घुस जाते। सांप जब तक बिल में है, आपको मालूम है, बल्कि आपने देखा भी है उसको घुसते हुए, थोड़ा सा आपने देखा, पूछ साइड से गया है। 4 लड़कों ने बताया जो वहां खेल रहे थे कि वहां सर उसमें गया है सांप। लेकिन सांप जब तक बिल में है तब तक उसका कैसे मेजरमेंट होगा, मूल्यांकन कैसे होगा? किस प्रजाति का है, विषैला है कि नहीं है, क्या लंबाई है, कितनी मोटाई है, क्या उम्र होगी उसकी, नर है कि मादा? बाहर जब निकलेगा, चाहे जिंदा निकले मुर्दा निकले, बाहर निकलेगा, उसका पर्यवेक्षण किया जाएगा, तब उसके सारे डायमेंशंस हम मालूम कर सकते हैं, कितनी लंबाई थी, मोटाई थी, किस प्रजाति का था, कितनी उम्र रही होगी। तो ज्ञान बोध मानसिक क्या बोले प्रॉपर्टीज हैं, मेंटल प्रॉपर्टीज हैं, उनका हमको करना है मूल्यांकन। तो उनको पर्यवेक्षणीय बनाने के लिए ऑब्जर्वेबल बिहेवियर उसको एक्टिविटीज दी जाती है, वो एक्टिविटीज के दौरान वो ऑब्जर्वेबल होता है। तो जैसे देखिए कि इस पाठ्यक्रम को सफलता, ये ज्ञान बोध का हुआ, ये ऑब्जर्वेबल नहीं है। लेकिन इसी को अगर किया, व्याकरण से लेते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत व्यवस्थित विषय है व्याकरण। साहित्य तो समझिए एक तो वाइल्ड चीज है, साहित्य का तो कोई वो अंत ही नहीं है। तो ऐसा इसलिए व्याकरण लिया कि इस पाठ के अध्ययन के बाद छात्र संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्दों की पहचान कर उनकी अलग अलग सूची बना सकेंगे। ये नॉलेज हो गया। स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग में, एक वचन को बहुवचन में बदल सकेंगे आदि। ये आप देखिए एप्लीकेशन हो गया। नॉलेज अंडरस्टैंडिंग इसमें समाहित है। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची, विपरीतार्थक, श्रुति संभिन्नार्थक आदि शब्द बना सकेंगे। दिए गए शब्दों से वाक्यों का निर्माण कर सकेंगे। ये स्टेज वाइज हमने नहीं बनाया है, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन के हिसाब से ये मिला जुला है। संधि और विच्छेद कर सकेंगे। उदाहरण उद्देश्य था कि पर्यवेक्षणीय, स्लाइड नंबर कितना है? 10। पर्यवेक्षणीय व्यवहार क्या है उसको दिखाना। आप जानते हैं सर,
सिर्फ आपको फिर से याद दिलाना। इन्हें क्रियात्मक शब्द एक्शन वर्ब कहा गया है अंग्रेजी में। वर्ब अपने आप में क्रियात्मक होता है, फिर भी एक उसमें सफिक्स एक अलग उसमें शब्द जोड़ा गया एक्शन वर्ब। यही छात्र के ज्ञान बोध आदि को की लिख दिया है टाइप गलती से, बोध आदि को पर्यवेक्षणीय ऑब्जर्वेबल बनाता है, क्योंकि मूल्यांकन का यह सिद्धांत है कि व्हाट एवर इज विजिबल ऑब्जर्वेबल दैट इज मेजरेबल। जो पर्यवेक्षणीय है वही परिमेय है। जिस चीज को हम देख सकते हैं उसी का हम मापन मूल्यांकन कर सकते हैं, जिस चीज को देख नहीं सकते उसका मूल्यांकन कैसे करें। अब ये एक डायग्राम देखिए। अच्छा, ये पढ़ाते समय शिक्षण प्रक्रिया में ये चीजें ध्यान योग्य होती हैं, इन्हीं के आधार पर शिक्षण का पूरा कार्यक्रम चलता है और परीक्षण के दौरान उन्हीं क्रियात्मक शब्दों एक्शन वर्ब्स का उपयोग करके ही हम प्रश्न बनाते हैं। प्रश्नों में एक्शन वर्ब ही डालते हैं। आप देख लीजिए, ये एक मिसाइल समझिए और ये समझिए सिर है जो बंदे का, विद्यार्थी का, वो लक्ष्य है इस मिसाइल का, दुश्मन देश। अभी एक हमारे पड़ोसी ने किया है परीक्षण, वो अपने ही आके गिर गया अपने ही गांव में। तो ऐसा ये अब ये प्रश्न जो है जिसकी तुलना एक हम मिसाइल से कर सकते हैं, तो विषय वस्तु जो है, कंटेंट जो है, उस प्रश्न को गति प्रदान करता है। जिस प्रश्न में विषय वस्तु, बिना विषय वस्तु के प्रश्न हो ही नहीं सकता, ये आप अच्छी तरह जानते। सो कंटेंट मेक्स क्वेश्चन फंक्शनल। उसी के लिए गतिशीलता शब्द हमने इस्तेमाल किया, हमें खुद संतुष्ट नहीं, फंक्शनल बनाता है। और एक्शन वर्ब्स मेक क्वेश्चन इफेक्टिव। अगर कंटेंट है और एक्शन वर्ब नहीं है तो वो क्वेश्चन फंक्शनल तो होगा लेकिन इफेक्टिव नहीं होगा। बंदूक में वो बिना छर्रा वाला टोटा होता है, खाली आवाज करता है, उससे कोई गोली वगैरह नहीं निकलती। तो ये बिना छर्रा वाला टोटा हो जाएगा ये प्रश्न, अगर एक्शन वर्ब नहीं डाला। ये एक्शन वर्ब ही है जो ये जब हम, अच्छा, सवाल दागना, हिंदी उर्दू में यही मुहावरा चलता है। प्रश्न पूछना हिंदी में चलता है, उर्दू में चलता है सवाल दागना। इन सवाल तो पर बंदूक की तरह दागे जाते हैं। अच्छा ठीक है, आप वहां गए थे, कितने बज रहा था? 12 बजे आप क्या कर रहे थे वहां? आपका तो ऑफिस टाइम है। 1 बजे कहता तो कहता खाना खाने गए थे तो देखे। तो ये सवाल दागे जाते हैं, सवाल बंदूकों की तरह हैं, सवाल मिसाइल ही होते हैं। वो जैसे ही लगता है उस विद्यार्थी के सिर में, कान के माध्यम से घुसे मौखिक सवाल आंख के माध्यम, तो वहां एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। उस विस्फोट के परिणाम स्वरूप आप देख रहे हैं उसका ज्ञान, उसका बोध, उसके अनुप्रयोग की क्षमता, उसकी विश्लेषण की क्षमता, संश्लेषण की क्षमता, मूल्यांकन वाला छूट गया है। ये डायग्राम ये बिखर कर आ जाते हैं सामने, कागज पर बिखर जाते हैं, तभी हम उनका मूल्यांकन करते हैं। तो एक्शन वर्ब हमारी शिक्षण प्रक्रिया के शुरू में भी एक्शन वर्ब से ही शुरुआत होती है, जिसका उस समय में ऑब्जर्वेबल बिहेवियर नाम दिया गया है, और उसका प्रक्रिया का अंत भी होता है, जो मूल्यांकन के बिना प्रक्रिया का अंत नहीं हो सकता। तो मूल्यांकन के समय में भी उन्हीं ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स को हम एक्शन वर्ब्स में कन्वर्ट करके और प्रश्नों का निर्माण करते हैं। अब ये रिपीट किया है जो अभी तक चर्चा, शिक्षण सामग्री का मूल्यांकन पाठ्यक्रम में घोषित शैक्षणिक उद्देश्यों का आलोक में होना चाहिए, और शिक्षण का मूल्यांकन पाठ्य पुस्तक में वर्णित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के संदर्भ में होना चाहिए। इसका प्रयोजन किसी को दोषी या निर्दोष साबित करने के लिए नहीं है। प्रयोजन है कि क्वालिटी मेंटेनेंस, पाठ्यक्रम में उल्लेखित शैक्षणिक उद्देश्यों के अनुसार पाठ्य पुस्तक का निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ है, पाठ्य पुस्तक में वर्णित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षण कार्य चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसका उद्देश्य एकमात्र है क्वालिटी मेंटेनेंस। क्योंकि बिना मूल्यांकन के क्वालिटी एक्सेलेंस नहीं हो सकती। बिना चखे हुए कैसे घर में जाते होंगे, चाय बन के मिलती होगी तो कभी कभी पूछा जाता है चीनी है कि नहीं, तो चीनी मीठी है कि नहीं, चाय तो बिना पिए कैसे देखेंगे मीठी है कि नहीं। वही ना पीना, टेस्ट वही ना, वो दोनों शब्द का रूट एक ही है, स्पेलिंग में थोड़ा अंतर, उसमें थोड़ा ई लगा दिया है, TST है। गुणवत्ता का अनुरक्षण, क्वालिटी मेंटेनेंस ही
इसका उद्देश्य है। ये प्रक्रिया हर कोई राह चलता आया गया ये इसको नहीं कर सकता, न करना चाहिए उसको। ये विशेषज्ञों की देखरेख में होना चाहिए, चाहे टेक्स्ट बुक का मूल्यांकन हो, चाहे टीचिंग का मूल्यांकन हो। और बड़े हर्ष की बात है, मैं मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे पास हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षण सेवा है, ये हमारे पास इसका अनुभव है, हम इस काम को करते रहे हैं। ऐसा विभिन्न भाषाओं के, हमने कहा महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की बात की तो वहाँ गुजराती, मराठी, तमाम भाषाओं के, उर्दू है, हिंदी तो खैर है ही है, ये सब टेक्स्ट बुक सब हम लोग इवेलुएट कर चुके हैं उनका। तो ऐसा, तो ये है। अब जो वो था टेक्निकल पार्ट जो था वो हो गया खत्म मेरे समझ से। शिक्षण सामग्री का मूल्यांकन की चर्चा हो गई कि पाठ्यक्रम में वर्णित शैक्षणिक उद्देश्यों के आलोक में होना चाहिए, उसको कहां तक पूरा किया गया है पाठ्य पुस्तक में, कंटेंट दे करके, एक्टिविटीज के दे करके। और टीचिंग का मूल्यांकन पाठ्य पुस्तक में जो सूचीबद्ध हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, उनके आलोक में होना चाहिए, उनकी कहां तक प्रतिपूर्ति हो रही है। इस का एक मात्र उद्देश्य है क्वालिटी का मेंटेनेंस करना, जो कहीं भूल चूक हुई है उसका सुधार करना, ताकि आगे से वो प्रक्रिया ठीक ठाक ढंग से चले। तो ये तो एक वो था। अब एक एस्पेक्ट जो था अपीयरेंस वाला टीचर का, या उसका एटीट्यूड पार्ट जो है, तो उसके लिए ढेरों है, हमने ढूंढना शुरू किया तो 50-50 गुण बताए गए हैं शिक्षक के। अरे महाराज, शिक्षक है कि अति मानव है? हम भाई, हम आप लोग भी तो उसी दुनिया में रहने वाले हैं। 50-50 गुण लाएंगे तो जीवन ही बीत जाएगा गुण ही अर्जित करते करते। लेकिन काट छांट करके ये 5-6 जो बताए गए हैं वो एक सर्वमान्य है और उनको हासिल किया जा सकता है प्रयास से। करते ही हैं, तभी तो हम लोग, सब लोग, आप भी 10 वर्ष से, कोई 20 वर्ष से इस लाइन में टिके हुए हैं, तो ये सब गुण धारण करके ही टिके हुए हैं। रामचंद्र शुक्ल हुए हैं हिंदी के बहुत बड़े समालोचक और इतिहासकार, और आप सब तो भगनी भाषाओं के सब, हम आप मौसेरा भाई हैं, एक ही बहन, 2 बहन के हम लड़के हिंदी वाले, आप मराठी। तो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है जो क्रोध नहीं, क्रोध के लक्षणों को दबाना ही सभ्यता है। क्रोध को दबाना तो जोगियों का काम है, हम गृहस्थों का काम नहीं। सो ये धैर्य, न्याय प्रियता, ये सब उद्देश्य ऐसे हैं, ये सब ऐसे गुण हैं जिनको की प्रयास करके धारण किया जा सकता है और करते ही हैं। सो धैर्य, वो भी कब? उत्तेजना के बावजूद शांतित करना, शांतित रहना। ऐसे तो शांतित सभी रहता है, सभी रहते हैं। न्याय प्रियता, हर छात्र को एक नजर से देखना। अनुकंपा, दयालुता, छात्रों की कठिनाइयों के प्रति संवेदनशीलता। हो सकता है घर का काम करके बेटियां अक्सर स्कूल जाती हैं, हम तो यहाँ भी देखते हैं काम करने वाली लड़कियां जो हैं यहाँ आकर खाना खाती है, बाकी सबका दोजख भर के आती है। जो भी हो, पति हो, भाई हो, बाप हो, सबको खिलाकर, बनाकर, खिलाकर, अपना लेकर। इसलिए हमारे बैठे हुए सुन रहे हैं हमारे प्रभारी महोदय जो हमारी महिला कर्मियों के लिए कुछ रिलैक्सेशन है सुबह में आने के लिए उनको, क्योंकि यही है संवेदनशीलता, यही अनुकंपा है, यही दयालुता है। तो ऐसा सो छात्रों की कठिनाइयों के प्रति संवेदनशीलता, व्यवस्थितता, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए टीचर को भीतर और बाहर, और उसी के अंदर सुबेश भी आता है, मॉडरेटली ड्रेस्ड कहा गया है टीचर को होना चाहिए। परिहास प्रियता, जिसको अंग्रेजी में सेंस ऑफ ह्यूमर कहा गया है। लेकिन मेरा मानना है कि ये जरूरत से ज्यादा तो कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। परिहास प्रियता खास करके लोअर क्लास, छोटे लोअर और अपर, यहाँ महत्व की दृष्टि से नहीं है, जो हायरार्की बनाई गई है प्राइमरी अपर प्राइमरी की, तो उसमें परिहास प्रियता ज्यादा करेंगे तो हमारे यहाँ कहता है जो अजमा लेना, विद्यार्थी शिक्षक को अजमा लेगा, मतलब कि ऐसे ही है तो सीरियसली नहीं लेगा। फिर भी परिहास प्रियता शिक्षक के, अच्छे शिक्षक के गुणों में गिनाई गई है। ये खत्म ही है सर। अब इसी चीज को ये जो डिफरेंट शब्दावली में और अलग अलग जगह से अलग अलग चीजों को लेकर जो एक सूची बनाई गई है, तो हमने प्रयास किया है कि हमारे पास तो बना बनाया टैक्सोनॉमी के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो एप्टीट्यूड पार्ट तो टैक्सोनॉमी में बना हुआ है। अच्छा, ये हमारी सोच है ना कि सिर्फ विद्यार्थी के लिए है,
सर वो शिक्षकों के लिए भी है। पहले हम अपने अंदर उन तमाम गुणों का विकास कर लेंगे, तभी तो विद्यार्थी के को प्रेरणा मिलेगी। और आप पढ़ लीजिए शिक्षा नीति का क्या है, नहीं ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, अंग्रेजी का दस्तावेज सिर्फ 66 पेज का है, हिंदी का है 108। 108 शुभ संख्या होती है, शायद हमारे अनुवादक बंधु ने सोचा होगा कि 108। तो खैर जो भी हो, उसमें शिक्षक के लिए एक अध्याय ही अलग है। पहले तो उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा में बांटा है, फिर शिक्षक, तो तमाम गुण उसमें बताए गए हैं शिक्षक की। उतना समय नहीं है कि नेतृत्व और प्रबंध कौशल होना चाहिए, उसको आधुनिक विचारधारा का होना चाहिए, नवाचार की क्षमता से संपन्न होनी चाहिए, बहुभाषिक होना चाहिए, छात्र के घरेलू भाषा तक में उसकी गति होनी चाहिए, कुछ न कुछ, नॉट ओनली लोकल लैंग्वेज बट हिज डोमेस्टिक लैंग्वेज, ऐसा दिया है, आप पढ़ लीजिए। लेकिन कुल मिलाकर लुब्बो लुबाब उसका ये है, शिक्षक के व्यक्तित्व को छात्र के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए। तो इसके लिए हमने ये पूरी बातचीत टैक्सोनॉमी के संदर्भ में हो रही है, तो शिक्षण प्रक्रिया का भी मूल्यांकन हमने सुझाया कि हम लोग ये कर रहे हैं कि टैक्सोनॉमिकल टर्म्स में किया जाए, उस ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट किया जाए। तो छात्र शिक्षक के का जो व्यक्तित्व पास का भाग है, पर्सनालिटी का पार्ट जो है, तो उसके लिए भी टैक्सोनॉमी बनी हुई है। वो जो, तो उसमें जो गुण या जो वर्च्यूज कहिए इसको, स्किल्स नहीं है, रिसीविंग रिस्पॉन्डिंग स्किल्स है, लेकिन आगे जो है वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन, ये सब वर्च्यूज हैं। तो शिक्षक के व्यक्तित्व में ये उम्मीद की जाती है कि इन गुणों का समावेश होना चाहिए, तभी एक आदर्श शिक्षक हम कहला सकते हैं। और अगर आवश्यकता पड़ी मूल्यांकन की, तो इनको भी संदर्भ बिंदु बनाया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ ये मेरी बातचीत समाप्त हुई, समय भी समाप्त हुआ। ये धन्यवाद। हाँ, तो क्वेश्चंस हैं तो देखिए। धन्यवाद सर। आकृति में संश्लेषण के बाद मूल्यांकन क्यों नहीं किया दिखाया? संश्लेषण के बाद मूल्यांकन क्यों नहीं दिखाया? जो फिगर बनाए थे उसमें ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। ये फिगर वगैरह बनाने में हमको तो किसी तरह से काम चला लेते हैं अपना, तो वो छूट गया। वो बनाने चलते थे तो भाग जाता था। वो पहला वाला ज्ञान बोध भी चला जा रहा था, तो हमने सोचा मूल्यांकन के चक्कर में ज्ञान बोध भी जाए, उससे अच्छा ये सब है। वो एक भूल है। थैंक यू सर। काही प्रश्न आहेत का मला विचारा? अगर किन्हीं को कोई प्रश्न हो तो मैम बोलिए, उनको पूछने, म्यूट करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ विद्या मॅडम बोला। सॉरी मी आता पाहिजे। सर आपसे नमस्कार सर, वीरेश सर। मुझे दो शब्दों का अर्थ आपसे मालूम करना था। एक तो है स्टाइल यानी शैली, और दूसरा है ढंग। इन दोनों शब्दों में शैली और ढंग, इसमें क्या फर्क है? शैली और ढंग। देखिए मैडम, आप हमारी सामग्रियों को पढ़ेंगे तो हमारे पास टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जो इवैल्यूएशन में इस्तेमाल होती है, उसमें तमाम साहित्य, भाषा विज्ञान सबका उसमें है। 929 टर्म्स हैं। तो उसका पहला है अल्फाबेटिकली है एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड है पहला वर्ड। तो उसकी व्याख्या में लिखी गई है कि एप्टीट्यूड इज ए नॉन साइंटिफिक टर्म। तो टर्म्स जो हैं हम इस्तेमाल करते हैं, उनको दो बुनियादी श्रेणियों में हम बांट सकते हैं, नॉन साइंटिफिक टर्म्स और नॉन साइंटिफिक टर्म्स। तो मेरी दृष्टि में शैली विज्ञान है। साहित्य में पढ़ाई होती है, उस चैप्टर का ही नाम है शैली विज्ञान। आज से नहीं, बहुत दिनों से उसकी पढ़ाई लिखाई। तो शैली एक साइंटिफिक टर्म है, जबकि ढंग जो है वो साइंटिफिक टर्म नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं कि हमारे रंग ढंग जब एस्टेब्लिश हो जाते हैं, उनको कोई पहले से प्रेडिक्ट कर सकता है
किस सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट करेंगे, ये अगर प्रेडिक्टेबल हो जाता है तो जब हमारा ढंग जब कंक्रीट हो जाता है तो वो शैली में बदल जाता है, ऐसा हम कर सकते हैं। आपने एक शब्द का कहा था कि हिंदी शब्द आपको नहीं आया है, तो क्या उसका अंदाज हो सकता है? नहीं, उसमें तो दिया है ना, काम चलाओ, मैं संतुष्ट नहीं हूं, ये हम ना कहा। अपीयरेंस के लिए जी शब्द तो दिया है, बाह्य आकृति, कुछ ऐसा। हमने ये सिर्फ ये कहा है कि हिंदी में, भारतीय भाषाओं में जो हम पैरेलल्स बनाते हैं तो वो कभी कभी ठीक ठीक उसको नहीं, उसके भाव को नहीं रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, ये कहा। अपीयरेंस के लिए हमको कोई ठीक ठीक जो हमको तसल्ली दे वैसा शब्द नहीं मिला। वैसे बाह्य आकृति है, डिक्शनरी में है तो वो दिया है, धन्यवाद। लेकिन अपीयरेंस बाह्य आकृति ही नहीं है, उससे ज्यादा है। मुर्दे की कोई अपीयरेंस नहीं होती, लेकिन उसकी बाह्य आकृति होती है। और कोई प्रश्न? आणखी कोणाला विचारायचंय का? सर, मैं आपका आभार अभी मराठी में दे रही हूँ। करिए करिए, अवश्य करिए। राष्ट्रीय परीक्षण सेवा विभाग, भारतीय भाषा संस्थान मैसूर आणि नवोदय विद्यालय समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या 6 दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स मध्ये सुजाता भुजंग, डॉक्टर वीरेश कुमार शर्मा यांचं टॅक्सॉनॉमी ऑफ एज्युकेशन ऑब्जेक्टिव्ह पार्ट 2 असेसमेंट अँड इव्हॅल्युएशन टीचर्स अँड टीचिंग मटेरियल्स हा जो त्यांनी विषय घेतलेला आहे, तर त्या विषयाच्या अनुषंगाने मला असं वाटतं की माझ्यासाठी ते फार उपयुक्त आणि सहभागी शिक्षकांसाठी, म्हणजे खरं तर तुमचं जे काही ज्ञान आणि हे जे काही ट्रेनिंग सुरू आहे, हे प्रशिक्षणाचाच एक भाग म्हणून हा कशा पद्धतीचे प्रश्न तुम्हाला तयार करावे लागतील याविषयी सरांनी खूप छान पद्धतीने विश्लेषण करून दिलेलं आहे आणि त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार आता तुमचं काम खरं तर सुरू होईल। हे पहिलं आपलं सेशन असं, सरावाचं सेशन असं म्हणू किंवा तुमचं एक मार्गदर्शनाचं एक सेशन होतं असं मी म्हणू शकते। सर, तर या सहभागी शिक्षकांकडून आणि माझ्याकडून देखील सुद्धा मी तुमचे आभार व्यक्त करते। धन्यवाद सर। सर, नेक्स्ट